हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत करता हूं आपका हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। मेरा नाम यशकीर्ति गोयल। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपका सिलेबस भी ठीक ठाक अच्छा चल रहा होगा। कवर अप कीजिए जल्दी अपने सिलेबस को। और आजकल डाउट्स कम आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के, तो दो ही चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, या तो आपको अच्छे से समझ आ रहा है जो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपको समझ कम आ रहा है और आप डाउट्स पूछने में हिचकिचा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, हिचकिचाइए नहीं। अगर आपको किसी को डाउट्स हैं किसी भी पॉइंट में, तो आप जब भी आपको टाइम लगे या सही लगे टाइम, आप डाउट्स पूछिए, ज़रूर पूछिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको इकोनॉमी या मैक्रो के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लग रहे हैं। और अगर अच्छे से समझ लग रहे हैं फिर बहुत अच्छी बात है, फिर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपको कि आपको वो टॉपिक्स अच्छे से पहली ही बार में समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लासेस आपको 3-4 क्लासेस करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही हैं, तो आज की क्लास भी आपकी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगी। इन्फ्लेशन वाला जो हमारा टॉपिक था, इन्फ्लेशन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे रेगुलरिटी में कि प्रैक्टिकलिटी में क्या प्रोसेस चलता है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन को कैसे चेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू सम प्राइजेज़, राइट। तो देखते हैं कि इंडिया में क्या बेसिस हैं कि कैसे प्राइजेस को चेक किया जाएगा कि प्राइजेस क्या हैं, क्या थे, कैसे हैं, कैसे होंगी, राइट। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस रहते हैं जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये दो इंडेक्स होते हैं प्राइजेस के बेस के ऊपर कि कैसे प्राइजेस के बेस पे हम ये चेक करेंगे कि इन्फ्लेशन में कितना बढ़ोतरी हो रही है या इन्फ्लेशन कम हो रही है, मतलब प्राइस महंगे हो रहे हैं या प्राइजेस सस्ते हो रहे हैं, चीज़ों के रेट महंगे हो रहे हैं या सस्ते हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम हमारा लेक्चर आज का शुरू करते हैं कि इंडिया में किस प्राइजेस के बेस के ऊपर हम इन्फ्लेशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो दो हमारे प्राइजेस के बेस रहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज़ WPI। ठीक है, ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम्स में शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा आएगा WPI। तो WPI का क्या फुल फॉर्म है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, हमें पता है कि मार्केट में जो भी चीज़ें बिकती हैं वो दो तरीके से बिकती हैं, या होलसेल बेस के ऊपर या रिटेल बेस के ऊपर। ठीक है, मतलब होलसेल में माल बिकेगा, वो बल्क में माल बिकेगा, मतलब जब प्रोड्यूसर्स से या एजेंट से या होलसेलर से माल कौन खरीदेगा? रिटेलर्स। और रिटेलर जिस प्राइस पे बेचेंगे वो रिटेल प्राइस होगा, मतलब वो कंज्यूमर प्राइस होगा, क्योंकि फाइनली कंज्यूमर परचेज़ करेगा रिटेलर से। और रिटेलर किससे परचेज़ करेंगे? होलसेलर से। और होलसेलर जिस प्राइस पे सेल करे तो होलसेलर जिस प्राइस पे सेल करेगा माल रिटेलर को, वो होगा हमारा होलसेल प्राइस। और रिटेलर जिस प्राइस पे कंज्यूमर को सेल करेगा माल, वो होगा कंज्यूमर प्राइस। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है हमारा होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस को कौन संभालता है, कौन देखता है कि क्या चल रहा है होलसेल प्राइस का इंडेक्स, के होलसेल प्राइस का इंडेक्स क्या है, कि कुछ पुराने ईयर्स में क्या होलसेल प्राइस चल रहा था चीज़ों का, और इस ईयर में, हमारे करंट ईयर में क्या होलसेल प्राइस है, उसके बेस के ऊपर देखेंगे कि पिछले कुछ बेस ईयर के अकॉर्डिंग, पिछले किसी ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में प्राइजेज में होलसेल के रेटों में क्या बढ़ोतरी, क्या इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो होलसेल प्राइस का इंडेक्स है ये कौन इशू करता है? इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो उद्योग और वाणिज्यिक मामले मंत्रालय। ठीक है, उद्योग और वाणिज्यिक मामले मंत्रालय। ठीक है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी ये मिनिस्ट्री किसके पास है? ये है हमारे कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी के पास है ये मंत्रालय। ठीक है, ये मंत्रालय शुरू हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1915 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया में ये मंत्रालय अलग से एक मंत्रालय का बनाया गया था 1915 में, और 1915 से ही होलसेल प्राइस इंडेक्स चला आ रहा है हमारे इंडिया में। ठीक है, देन अब होलसेल प्राइस इंडेक्स ये बनाया जाता है 4 तरीक़ों से बनाया जाता है। 4 तरीके का होलसेल प्राइस बनाया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो ये कौन कौन से हैं? पहले होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स प्राइमरी आर्टिकल्स के लिए। प्राइमरी आर्टिकल्स के लिए प्राइमरी आर्टिकल्स कौन से होंगे? वो डेली की गुड्स, वो डेली के प्रोडक्ट्स जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। तो वो कितने टाइप्स के हैं? 117 टाइप के हैं प्राइमरी आर्टिकल्स में। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बनेगा प्राइमरी आर्टिकल्स का, वो बनेगा 117 वस्तुओं का। ठीक है, फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स बनेगा फ्यूल प्रोडक्ट्स का, जो फ्यूल से रिलेटेड हैं, जो फ्यूल का काम करते हैं, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, कोल, चारकोल, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी ये फ्यूल से संबंधित हैं। तो इनका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बनेगा उनको बोला जाएगा WPI फॉर फ्यूल आर्टिकल्स। इसमें कितने प्रोडक्ट काउंट होते हैं? 116। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स मशीनों द्वारा फैक्ट्रियों में बनाए गए हैं, उनका ग्रुप को बोला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स। और उसका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा वो उसमें कितने आर्टिकल्स आएंगे? 564। और एक टोटल होल सेल प्राइस इंडेक्स का एक एवरेज होगा, जो ये तीनों हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल आर्टिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स, इनका सभी का एक मेन होलसेल प्राइस इंडेक्स निकलेगा, जिसमें ओवरऑल मेन सभी प्रोडक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं? 697 मेन प्रोडक्ट्स काउंट किए गए हैं, जो ऑल ओवर द इंडिया डेली बेसिस पे रूटीन में बिकते हैं, चाहे कंज्यूमर गुड्स चाहे कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा मेन WPI, मेन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स में ज़्यादा वेटेज किसको मिली, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिली? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्राइमरी आर्टिकल्स में सिर्फ 117 रखे हैं, फ्यूल आर्टिकल्स में 116 रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स में 564 रखे हैं। तो मेन वेटेज किसको मिल रही है? होलसेल प्राइस इंडेक्स में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को वेटेज ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, देन इट इज़ द मेन इंडेक्स टिल 2014। ये आपके लिए अब मेन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्वेश्चन बनता है आपका ये वाला, कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन को चेक किया जाता था कब तक? 2014 तक। 2014 के बाद जब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई, तब प्राइस इंडेक्स चेंज करके होलसेल प्राइस इंडेक्स से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना दिया गया था। ठीक है, वो मैं इस पॉइंट में बताऊंगा हो कंज्यूमर वाले में। तो क्या याद रखना है आपने? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका कब तक काम करता था? 2014 तक, राइट। और लास्ट पॉइंट है, इट इशूड इन एवरी मंथ ऑन 14th डेट। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कब कब इशू किया जाता था? जब तक ये काम कर रहा था, हर महीने की 14 तारीख को होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालती थी गवर्नमेंट कि क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स चल रहा है हर महीने। कब निकालती थी? हर महीने की 14 तारीख को। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड। मेन पॉइंट है कि आपको ये समझना है कि होलसेल प्राइसेस के अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन कैसे चेक की जाएगी। ठीक है, होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन कैसे चेक की जाएगी। तो मेरे को लगता है कि आपने ये सभी लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो ये आप मतलब बाद में एक जगह लिख लीजिएगा। अभी मैं एक पॉइंट करवाने जा रहा हूँ तो ये मुझे रब करना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉइंट देखिए, पॉइंट को समझिए
कि कैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ हम इन्फ्लेशन को चेक करेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ हम इन्फ्लेशन को चेक करेंगे, ये पॉइंट समझिए, ठीक है। आप हमारी नेशनल इनकम वाली क्लास में सोचिए, मैंने आपको एक पॉइंट कराया था, मैंने आपको एक पॉइंट करवाया था नेशनल इनकम वाली हमारी क्लास में जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से, जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से, जिसमें मैंने आपको जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बताया था, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ये मैंने आपको जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला बताया था, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी कौन सी थी आपकी? नॉमिनल जीडीपी आपकी कौन सी थी? नॉमिनल जीडीपी थी जीडीपी एट करंट प्राइजेस, राइट। और रियल जीडीपी कौन सी थी आपकी? रियल जीडीपी थी जीडीपी एट बेस ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो करंट प्राइजेस कौन से होंगे? इस साल के प्राइजेस, कि इस साल जो ये होलसेल की जो ये आर्टिकल्स हैं, 117 आपके प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल आर्टिकल्स 116 और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स 564, और जो मेन होलसेल प्राइस इंडेक्स है आपका 697 प्रोडक्ट्स का, उनका जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी उनका प्रोडक्शन हुआ है, जीडीपी है जो हमारी, वो देखेंगे हम करंट प्राइजेस पे, करंट ईयर के होलसेल प्राइजेस उन वस्तुओं के, ठीक। और एक हम देखेंगे जितनी जीडीपी इसी साल की है, ठीक है। मान लीजिए कि जीडीपी है आपकी फॉर एग्जांपल 100 किलो, 100 किलोग्राम्स है आपकी जीडीपी, ठीक है। जीडीपी कितनी है आपकी? 100 किलोग्राम्स है, राइट, ठीक है। करंट ईयर हमारा कौन सा चल रहा है? करंट ईयर हमारा चल रहा है 2020, ठीक। तो इस साल हमने देखा कि हमारे होलसेल प्राइजेस कितने हैं, हमारे होलसेल प्राइजेस कितने हैं, हमारे होलसेल प्राइस हैं फॉर एग्जांपल 1000 रुपये, ठीक है। तो जीडीपी कितनी हो गई? 1000 इंटू 100 इंटू 1000, तो जीडीपी कितनी हो गई? जीडीपी हो गई हमारी 1 लाख, ठीक है। और बेस ईयर के प्राइजेस, मतलब किसी साल को, किसी पुराने साल के रेट को, किसी पुराने साल में उन्हीं वस्तुओं के क्या प्राइजेस थे, उसको हम बेस ईयर मानेंगे, बेस ईयर प्राइजेस मानेंगे, ठीक है। तो बेस ईयर में मान लीजिए प्राइजेस थे हमारे पास 750 फॉर एग्जांपल 750 थे। तो इस साल की जीडीपी 100 किलो को बेस ईयर प्राइजेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 750, तो ये हो गया 75,000, ये हो गया हमारे पास 75,000, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? करंट ईयर प्राइजेस क्या आ गए जीडीपी के? 1 लाख। बेस ईयर प्राइजेस क्या आ गए जीडीपी के? 75,000। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या बच गया? ये आ गया जी हमारा 3, ये आ गया हमारा 4, और ये आ गया 133.33, ठीक है। इसका मतलब 133.33% आ गया। इसका मतलब मैं इन्फ्लेशन देखूं, ठीक है, अगर मैं इन्फ्लेशन देखूं तो इन्फ्लेशन कितनी है? 33.33% प्राइसेस में बदलाव आया है। जीडीपी आपकी उतनी ही है, 100 किलो की है, चाहे बेस में देखो चाहे करंट में देखो, जीडीपी का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही सेम आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अगर करंट ईयर में प्राइस 1000 है उन वस्तुओं का होलसेल का प्राइस, और पिछले किसी बेस ईयर में 750 था, तो जी 33% रेट बढ़ गया है, इसका मतलब 33% इन्फ्लेशन है। तो प्राइजेस कौन से लेने हैं? होलसेल के होलसेलर रिटेलर्स को किस रेट पे माल बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स के, इस तरीके से ये वाले फॉर्मूला में होलसेल प्राइजेस को रखेंगे तो हमारी इन्फ्लेशन काउंट हो जाएगी, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेस ईयर किसको मानना है,
कि बेस ईयर के प्राइजेस की बात कर रहे हैं सर, पर बेस ईयर किसको मानना है ये नहीं बताया। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर बताएंगे। बेस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स के केस में बेस ईयर था 2011-12, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के केस में हमारा बेस ईयर था 2011-12, राइट, ठीक है। तो पर मैंने आपको ये भी बताया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 2014 में कट कर दिया गया, ठीक है। तो आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए मेन 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स सबसे, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो WPI की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, तो वो तो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कब शुरू हुआ? 1915 में। कब तक चला? 2014 तक, मतलब 100 साल लगभग चला है ये आपका, ठीक है। और कौन बनाता था होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अभी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का कैबिनेट मंत्री कौन है? हम श्री पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बनता है आपका ये बेस ईयर का कि WPI में हम बेस ईयर कौन सा मानते थे? 2011-12, ठीक है। आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन बहुत रेयर है, पर कभी कभी पूछ सकते हैं कि प्राइमरी आर्टिकल्स की लिस्ट में कितने आर्टिकल हैं? 117 हैं। फ्यूल आर्टिकल्स की लिस्ट में कितने हैं? 116 हैं। या मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स की लिस्ट में कितने आर्टिकल्स हैं? 564 हैं आपकी, ठीक है। और मेन होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितने आर्टिकल्स हैं? टोटल 697 हैं। तो ये आपका कुछ WPI से रिलेटेड डाटा, ठीक है। कि क्या इन्फ्लेशन चल रही है WPI के अकॉर्डिंग, वे हमें देखनी ही नहीं है, क्योंकि हम देखते ही नहीं हैं WPI के अकॉर्डिंग, क्योंकि WPI 2014 में बंद कर दिया गया, ठीक है। शायद आपको याद हो तो जब हमारी BJP गवर्नमेंट आई थी पहले, तो आपको उस समय सुनने को भी मिला होगा कि हाँ जी प्राइस सस्ते हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या प्राइस सस्ते होने के आसार हैं, इन्फ्लेशन कम होने के आसार हैं। वो एक्चुअली वो एक ट्रिक कह सकते हैं हम कि ट्रिक खेली थी गवर्नमेंट ने कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से वो आ गए थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आ गए थे। तो अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में कि क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में CPI, ठीक है। CPI कौन इशू करता है इसकी रिपोर्ट? इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड अदर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्टैट्स की जो मिनिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक मंत्रालय है जो हमारा, वो मिनिस्ट्री ये CPI का डाटा इशू करती है। अभी ये मिनिस्ट्री कब शुरू हुई थी इंडिया में? 1999 में। और अभी इसके हेड कौन है इस मिनिस्ट्री के? किस पर्सन के पास ये मंत्रालय है स्टैट्स वाला? ये है श्री DV सदानंद गौड़ा। ये कैबिनेट मंत्री हैं हमारे, और इनके पास है हमारा स्टैट्स का डिपार्टमेंट DV सदानंद गौड़ा जी के पास, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या प्रोसेस कैसे चलता है। जो CPI का डाटा है, जो CPI का डाटा है, डाटा कौन कलेक्ट करता है? डाटा कलेक्ट करता है NSSO। डाटा कौन कलेक्ट करेगा आपका? NSSO। NSSO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये बनी थी 1950 में, 1950 में बनी थी, ठीक है। और रिपोर्ट्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं? CPI की रिपोर्ट्स कौन बनाएगा? रिपोर्ट्स बनाएगा CSO। रिपोर्ट्स बनाएगा CSO। CSO की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 1950 में ही बना था, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बने? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है? ये बनाती है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड अदर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी ये मिनिस्ट्री? 1999 में। और ये मंत्रालय अभी किसके पास है? DV सदानंद गौड़ा जी के पास है, ठीक है। फिर इसके बाद डाटा कौन इकट्ठा करता है CPI के लिए? NSSO।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बनी थी? 1950 में। और रिपोर्ट्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं? CSO के द्वारा। CSO की क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनाया था? ये भी 1950 में ही बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जो CPI है, CPI 3 तरीके से बनेगा, 3 टाइप्स ऑफ CPI। WPI 4 तरीके से बनता था, CPI 3 तरीके से ही बनता है। सीधा सीधा केस में CPI फॉर रूरल एरिया, CPI फॉर रूरल एरिया, फिर CPI फॉर अर्बन एरिया। मतलब वो ही सेम आर्टिकल्स रूरल एरियाज़ में किस प्राइस पे कंज्यूमर परचेज कर रहा है, और वही सेम आर्टिकल्स अर्बन एरियाज़ में कंज्यूमर किस प्राइस पे परचेज कर रहा है। ठीक है, और मेन CPI आर्टिकल्स कितने रखे गए हैं? सिर्फ 250। मेन WPI में आर्टिकल्स थे आपके 697। CPI में कितने आर्टिकल्स हैं? सिर्फ 250। चलो ठीक है, इसके बाद ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। एम्प्लॉयज़ गेट डियरनेस अलाउंस, जो आपको DA मिलता है, ठीक है, जो DA मिलता है, मजदूरी भत्ता जो मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, वो किसके अकॉर्डिंग मिलता है? CPI के अकॉर्डिंग मिलता है अब 2014 के बाद। ठीक है, क्योंकि 2014 के बाद गवर्नमेंट ने CPI को मेन मेजरमेंट स्केल मान लिया था इन्फ्लेशन का। ठीक है, और जो मनरेगा के एम्प्लॉयज़ हैं, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा की फुल फॉर्म चलो मैं लिख देता हूँ ये साथ में, क्या फुल फॉर्म है मनरेगा की? मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके बारे में मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में भी बताया था कि मनरेगा स्कीम के अंडर रूरल एरियाज़ में लोगों को डेली वेजेस के अकॉर्डिंग डेली का काम मिलता है मिनिमम 100 डेज़ के लिए। ठीक है, और अभी हाल ही में कोरोना के दिनों में इसका मनरेगा का क्या वेज स्केल चल रहा है? इनका वेज स्केल चल रहा है 270 to 300 रुपीज़ पर डे। इतना चल रहा है कोरोना के दिनों में, अभी मतलब हाल ही के टाइम में मनरेगा की ये वेजेस चल रहे हैं, और मिनिमम 100 दिनों के लिए मनरेगा में काम मिलेगा। और मनरेगा में जो आपको वेजेस मिलते हैं ये किस प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। और एम्प्लॉयज़ को जो डियरनेस अलाउंस, मजदूरी भत्ता मिलता है या महंगाई भत्ता मिलता है, ये भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है? इट इशूड इन द एवरी मंथ ऑन 11th डेट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा हर महीने 11 तारीख को निकाला जाता है, और WPI का मैंने आपको बताया था कि हर महीने 14 तारीख को निकलता था। राइट, तब इसमें से आपके मेन क्वेश्चन क्या बन रहे हैं? एक तो ये CPI का फुल फॉर्म, CPI का फुल फॉर्म आपका मेन क्वेश्चन बन रहा है। फिर इसके बाद इसको हमने कब अपनाया? 2014 में अपनाया। कौन सी मिनिस्ट्री इसको बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स। ठीक है, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स के कौन से मंत्री चल रहे हैं? DV सदानंद गौड़ा। CPI का रिपोर्ट्स कौन पेश करता है? CSO। CPI का डाटा कौन इकट्ठा करता है? NSSO। ठीक है, ये पॉइंट टाइप्स ऑफ CPI इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मनरेगा वाला इंपॉर्टेंट है, मनरेगा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और मनरेगा के अकॉर्डिंग जो आपको वेजेस हैं वो किसके अकॉर्डिंग मिलते हैं? वो भी CPI के अकॉर्डिंग मिलते हैं। और मनरेगा की अभी वेजेस कितने चल रहे हैं? 270 to 300 रुपीज़ पर डे। ठीक है, ये वाला पॉइंट ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर नॉर्मल सा ही पॉइंट है कि CPI जो है वो अपनी रिपोर्ट हर महीने 11 तारीख को बनाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें भी सेम कैसे होगा? CPI के अकॉर्डिंग भी हम कैसे निकालेंगे कि क्या प्राइस इंडेक्स चल रहा है या कितना इन्फ्लेशन है? सेम वही फार्मूला हमारा GDP डिफ्लेटर वाला फार्मूला वही रहेगा हमारा, GDP डिफ्लेटर वाला। ठीक है, नॉमिनल GDP
नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या है हमारी, जीडीपी एट करंट प्राइजेस, और रियल जीडीपी क्या है हमारी, रियल जीडीपी है जीडीपी एट कांस्टेंट या बेस प्राइजेस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, अब सीपीआई का बेस ईयर कौन सा है, सीपीआई का बेस ईयर है 2012। अब देखिए गवर्नमेंट बड़ी चालाक, कह सकते हैं हम गवर्नमेंट बहुत चालाक है कि 2012 ही क्यों रखा गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर। 11 रख सकते थे, 10 रख सकते थे, 12 रख सकते थे, 13 रख सकते थे, 14 रख सकते थे। देखिए बीजेपी गवर्नमेंट आई 14 में, ठीक है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने किसको नीचा दिखाना था, कांग्रेस गवर्नमेंट को। और 5 ईयर प्लान्स याद करिए, मैंने आपको 5 ईयर प्लान्स बताए थे कि 5 ईयर प्लान्स जो हैं, लास्ट 5 ईयर प्लान चला हमारा 2012 तक, तो इन्होंने बेस ईयर 2012 को मान लिया ताकि कल को हमारी इन्फ्लेशन में क्या चेंज आ रहे हैं हम 2012 के प्राइस के अकॉर्डिंग बताएं कि 2012 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब आपको ये रेट देखने को मिले थे, अभी आपको ऐसा होगा वैसा, भाइयों और बहनों। ठीक है, चलो वो मतलब वो चलता है। तो ये अब इसमें क्या होगा, जब करंट ईयर के प्राइस देखने हैं वही जीडीपी को हम गुना कर देंगे करंट ईयर प्राइजेस। करंट ईयर के प्राइजेस कौन से, अब कंज्यूमर प्राइजेस, होलसेल प्राइजेस हमने डब्ल्यूपीओ में काउंट किए, अब सीपीआई में कंज्यूमर प्राइजेस के कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को किस रेट पे परचेज कर रहा है, तो कंज्यूमर प्राइजेस। कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइजेस में कौन से प्राइस देंगे, 2012 की। ठीक है, अभी अप्रैल में 8 अप्रैल को शायद एक न्यूज़ आई थी कि 2012 वाला ये बेस ईयर सीपीआई का चेंज करके 2016 कर दिया जाएगा। ठीक है, पर वो कोरोना बढ़ रहा है जैसे, और जो भी ये कोविड-19 चल रहा है अभी, तो इसके अकॉर्डिंग वो अभी चेंज नहीं किया गया। पर सुनने में आया था कि जो जीडीपी का सीपीआई का बेस ईयर है, सीपीआई का बेस ईयर कर दिया जाएगा 2016। ठीक है, तो शायद करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीआई का करंट बेस ईयर चेंज करके कितना हो सकता है, तो वो 2016 होने की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये है आपका सीपीआई। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी जीडीपी डिफ्लेटर में फॉर्मूला पुट करो, आपको प्राइसेस पता चल जाएंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी इसी फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि चेंज कर दिया 2014 में डब्ल्यूपीआई को सीपीआई से। अब इफ़ेक्ट क्या पड़ा, इफ़ेक्ट इसलिए पड़ा कि जो होलसेल प्राइजेस हैं मेन वो कंसीडर होने चाहिए, क्योंकि शुरू से तो वही होते आ रहे थे। होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंगली हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या रेट चल रहा है चीज़ों का। ठीक है, अब इंडस्ट्री में जो चीज़ मान लो जिस रेट पे बिक रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम बात करते हैं किसी साबुन की, सोप की बात करते हैं। ठीक है, सोप मान लीजिए किसी सोप का होलसेल प्राइस था 25 रुपये। ठीक है, 25 रुपये था मान लीजिए बेस ईयर में 2011-12 में। होलसेल प्राइस साबुन का डब्ल्यूपीआई के बेस ईयर 11-12 के अकॉर्डिंग था 25 रुपये। ठीक है, और ये अभी 2020 में मान लीजिए ये होलसेल प्राइस हो गया 30 रुपये। ठीक है, तो 5 रुपये बढ़ा, 5 रुपये बढ़ा, 5 रुपये के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, 20% बढ़ा। तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ जी, अगर इंडस्ट्री में सोप का ये रेट चल रहा है तो हमें एक अच्छी पिक्चर सी मिल जाती है कि हाँ जी 20% बढ़ोतरी हुई है साबुन के रेट में। तो हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि भैया इसको बनाने की कॉस्ट क्या चल रही है। ये 5 रुपये अगर रेट बढ़ा है तो शायद हो सकता है कॉस्ट बढ़ी हो। ठीक है, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें, अगर यही चीज़ मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बोलूँ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2012, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग साबुन था 25 रुपये का, होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंग वो 30 हो गया, बढ़ोतरी तो 20 रुपये हुई है।
बढ़ोतरी तो 20 रुपये हुई है, पर अब इसमें हमें अच्छी पिक्चर नहीं मिली, क्योंकि ये जो कंज्यूमर प्राइस है 30 रुपये, ये 30 रुपये जो है ये है आपका MRP, ये 30 रुपये आपका MRP है। और MRP के नीचे एक लाइन लिखी होती है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हम सभी को पता है ये एक लाइन लिखी होती है MRP के नीचे कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब ये जो 30 रुपये हमारी MRP है, जो ये 5 रुपये आपकी MRP बढ़ी है, कंज्यूमर का प्राइस बढ़ा है, ये जो 25 से 30 हो गया, क्या ये टैक्सेस बढ़े हैं? पता नहीं। क्या ये प्रोड्यूसर ने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया? ये भी नहीं पता। क्या प्रोड्यूसर की लागत बढ़ी है, कॉस्ट बढ़ी है? ये भी नहीं हमें पता चला। तो इसलिए ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट ने तो, बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने तो लागू कर दिया कि ठीक है जी WPI से हमने चेंज कर दिया, कांग्रेस की नीतियों को नहीं अपनाना, कांग्रेस को बिठा दिया नीचे, अपनी नीति को ऊपर उठाने के लिए CPI लागू कर दिया। पर इतने सारे क्वेश्चन अराइज हो गए। ठीक है, अब आप इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट हैं या मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, हम ये क्वेश्चन तो जानते हैं कि भैया क्या बढ़ा है। टैक्सेस बढ़े हैं तो भी कंज्यूमर मरेगा, प्रॉफिट बढ़े हैं तो भी कंज्यूमर मरेगा, कॉस्ट बढ़ी है तो कंज्यूमर के साथ साथ में प्रोड्यूसर भी मरेगा। पर हमें ये कॉस्ट वाला कंसेप्ट तो पता ही नहीं चला, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं या प्रॉफिट बढ़ रहा है या कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसलिए ये मतलब मैंने आपको बताया था कि CPI कम अच्छा है WPI से, तो WPI होना चाहिए था, पर चलो अब चेंज कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर WPI और CPI के अकॉर्डिंग। तो इन्फ्लेशन के बाद का ये लेक्चर हम मानेंगे कि ये इन्फ्लेशन पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें हमने WPI पढ़ा और CPI पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। एक दो बार ये लेक्चर रिवाइंड करके दोबारा एक दो बार रिपीट करके ज़रूर देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे करंट अफेयर के पॉइंट हैं। ठीक है, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। गुड नाइट, टेक केयर।